नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका तिवारी एकेडमी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान में इतिहास के अध्याय 10 की, जिसका शीर्षक है नए साम्राज्य और राज्य। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस अध्याय में हम जानेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में थोड़े विस्तार से। इसके अलावा इस अध्याय में हम जानेंगे हर्षवर्धन के बारे में। साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि किस प्रकार से प्रशासन व्यवस्था यहाँ पर चलाई जाती थी राज्यों के द्वारा। इसके अलावा हम दक्षिण भारत के राजा के बारे में जिक्र करेंगे और इसके साथ ही आम लोगों का जो जीवन होता है उसके बारे में हम इस अध्याय में मुख्य रूप से जानेंगे। गुप्त साम्राज्य की अगर मैं बात करूं तो इसमें हम कुछ चीज़ों का विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं सन की, तो कुछ तारीख, कुछ सन जो है आप जानते हैं कि इतिहास में महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि सन 320 से लेकर के 550 सन तक का जो समय था, उस पर हम यह जानेंगे कि उस समय गुप्त साम्राज्य का हमारे भारतीय उपमहाद्वीप पे शासन था। ठीक है, आप यह भली भांति जानते हैं कि साम्राज्य और राज्य किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। इसके अलावा हम समुद्रगुप्त के विषय में भी जानेंगे, जिसमें हम यह जानने का मौका मिलेगा हमें कि समुद्रगुप्त जो था वो किस प्रकार का शासक, किस प्रकार का महान राजा उसे माना जाता है, किस तरह से, है ना। प्रशस्तियों के बारे में हम जानेंगे कि प्रशस्तियाँ आखिर क्या होती हैं, है ना। दोस्तों, यह एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा करना, तो उसके बारे में भी हम यह जानेंगे। इसके अलावा हम यह भी जानेंगे कि अशोक का जो स्तंभ है उससे मिली हुई कुछ प्रशस्तियाँ कौन कौन सी है और उसके बारे में विशेष रूप से हमें क्या जानकारियाँ मिलती है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम गुप्त साम्राज्य में प्रशासन व्यवस्था कैसी है, इस बारे में भी इस अध्याय में जानेंगे, हमें जानने का मौका मिलेगा। और इसके साथ हम यह देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के जो राजाएं थे उन्हें किस प्रकार से बड़ी बड़ी उपाधियां जो हैं वो मिली या दी जाती थी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस अध्याय को और जानने की कोशिश करते हैं वह सारी जानकारियाँ, रोचक जानकारियाँ जिसका जिक्र अभी मैंने आपके समक्ष किया है। सबसे पहले पढ़ते हैं इस बॉक्स को और देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसका शीर्षक है अरविंद राजा बना। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया था। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते हुए रुपहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। अब जरा सोचो, उसे कितनी हैरानी हुई होगी जब उसे बताया गया कि उसे बैठ करके वीणा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ, वो भी राजा, कौन हो सकता है वह? अरविंद सोचने लगा। अब आइए जानते हैं उस राजा के बारे में। क्या बताती हैं प्रशस्तियां? दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा, फेमस किंग समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। यानी अरविंद को जो रोल प्ले करना था अपने नाटक में, वह था राजा समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिशेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। यह जो समुद्रगुप्त के विषय में हमें अभिलेख मिलता है, इसकी रचना किसने की थी? हरिशेन ने, जो कवि भी थे और मंत्री भी थे। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है, जैसा मैंने आपको बताया था। प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसा कि हम अध्याय 9 में गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में हमने पढ़ा था। परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और ज्यादा बढ़ गया था। अब शीर्षक है समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। आओ देखें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति यानी प्रशंसा हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। आइए जानते हैं।
योद्धा समुद्रगुप्त, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घाव के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। ऐसे थे योद्धा समुद्रगुप्त, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह तो हुई उनकी एक प्रशस्ति की बात। अगर हम मानचित्र 7 को गौर से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। हमें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखाई देंगे। यह हम अवश्य देखेंगे 105 पृष्ठ के आने पर दोस्तों, संभवतः वो अगले अध्याय में भी आ सकता है। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैंगनी और नीले रंग के भी हमें मिलेंगे। यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिशेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। आइए जानते हैं, लेकिन इससे पहले जानते हैं इस चित्र के विषय में। वीणा बजाने वाला राजा समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है, जैसे इस सिक्के में उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। सबसे पहले मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है, 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इसके बाद दक्षिणापथ यानी दक्षिण की ओर वाला रास्ता के बाहर शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी कि आप फिर से शासन कर सकते हैं। तीसरा, पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। बाह्य इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इनमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। यह देखिए, यहाँ पे हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। प्रमुख नगर तथा राज्य: थानेसर, मथुरा, कन्नौज, प्रयाग, पाटलिपुत्र यानी आज का पटना, नालंदा, उज्जैन, भरूच, सातवाहन, अजंता, वल्लभी, अमरावती, ऐहोल, चालुक्य, पल्लव, कांचीपुरम, चोल, चेर, पांड्य, मदुरै, महाबलीपुरम, अरिकामेडु, पुहार। देख सकते हैं आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले आप ये देखिए कि ये जो लाल बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं, क्रम से मैं इनके ऊपर गोले लगा दे रहा हूँ लाल पेन से, है ना। यह गुप्त वंश द्वारा जीते गए नगर हैं और यह जो काले निशान दिख रहे हैं यह नगरों को दर्शा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वंशावलियों की, लेकिन इससे पहले इस नीले बॉक्स को पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है विक्रम संवत। 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की थी तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। दोस्तों, अभी हमने शकों के बारे में जाना था, तो शकों को उन्होंने पराजित किया और पराजित करके उन्होंने उपाधि धारण की विक्रमादित्य की। तब से शुरुआत हुई विक्रम संवत की। कब? 58 ईसा पूर्व। आप जानते हैं कि संवत क्या होता है? अगर नहीं जानते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप अपने परिवार में अपने किसी बुजुर्ग से, बड़े से ज़रूर पूछें कि संवत क्या होता है, खास करके विक्रम संवत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं वंशावलियों के बारे में। अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं।
यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रपितामह पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवी गण की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता चला गया, क्योंकि दादा और परदादा महाराजा थे और उनके पुत्र और पौत्र यानी कि समुद्रगुप्त महाराजा धीराज थे। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली मतलब पूर्वजों की सूची से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। इनमें से कुछ के बारे में जानकारी अध्याय 11 में हमें जानने को मिलेगी। अब अगला शीर्षक है हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस अध्याय में हमें हर्षवर्धन के बारे में भी जानकारी प्राप्त होगी। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया, यानी 1400 वर्ष पहले। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी। दोस्तों, मेरी आपसे यह अपेक्षा है कि आप यह नाम कृपया स्मरण रखें। बाणभट्ट, जो कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, जिनका शासन था 1400 वर्ष पहले। उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने हर्षवर्धन की जीवनी लिखी, जिसका नाम था हर्षचरित। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी तीर्थयात्री श्वेतसांग, जिनके बारे में तुमने अर्थात हमने अध्याय 9 में पढ़ा है, काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उसका विस्तृत वर्णन दिया। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। अभी हमने नक्शे में थानेसर को देखा था। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी, उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार करके दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। अब बात करते हैं पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियों के विषय में। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था। जबकि अगर हम बात करें दोस्तों चालुक्यों की, तो चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी थी ऐहोल। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहां कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था, जो समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रविकीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इसमें उनके पूर्वजों, खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। रविकीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिससे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्यों की विजय
अल्पकालीन थी, यानी थोड़े समय के लिए थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इनके बारे में हम कक्षा 7वीं में बड़े विस्तार से पढ़ेंगे। अब देखते हैं अगला शीर्षक जो लिखा हुआ है, इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। मैंने अध्याय की शुरुआत में आपके सामने जिक्र किया था मित्रों कि हम दोस्तों इस अध्याय में राज्यों के प्रशासन के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। प्रशासन की प्राथमिक इकाई जो होते थे वह गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवांशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिसेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवा यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थ यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मैं यह जो अध्याय आपके सामने पढ़ रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, उसमें आप कुछ विशेष बातों की तरफ ध्यान दे रहे होंगे। जैसे खास करके आप यहाँ जान रहे होंगे कि सार्थवाह का अर्थ होता है व्यापारी, प्रथम कुलिक का अर्थ होता है मुख्य शिल्पकार और कायस्थ का अर्थ होता है लिपिक, लिपिकों के प्रधान। समझ पा रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। सोचकर बताने के लिए कहा जा रहा है कि अफसरों का पद आनुवांशिक कर देने में क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान हो सकते थे। आप ज़रूर इस पर विचार विमर्श कीजिएगा और एक दो तथ्यों को, बातों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। बदले में इनमें से कुछ को भूमिदान दे दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश किया करते थे। स्वतंत्र होना कौन नहीं चाहता। दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की दोस्तों चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहा जाता था या सभा कहते थे। ये सभाएं क्या थी? ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहां पर उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था नगरम। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही। अब बात करते हैं उस जमाने में आम लोगों की, कि आम लोगों का जीवन उस समय कैसा था। तो जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इसके कुछ उदाहरण को देखते हैं।
कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात की गई है। आइए जानते हैं। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निकल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। आज अगर किसी गरीब आदमी को कुछ मिलता है और वह पुलिस में खबर करता है तो क्या उसके साथ इसी तरह का बर्ताव किया जाएगा? एक ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताने के लिए कहा जा रहा है जिसने प्राकृत में उपदेश दिए, और एक राजा का नाम बताने के लिए कहा जा रहा है जिसने प्राकृत में अभिलेख लिखवाए। इसकी जानकारी आपको अध्याय 6 और 7 में दी गई थी। उम्मीद है आपने वह वीडियोस देखे होंगे। चीनी तीर्थयात्री फाशियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। आइए जानते हैं। राजा की सेना। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोज़मर्रा के उपयोग में आने वाली चीज़ें जैसे बर्तन, असबाब, जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान, बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीज़ें शामिल होती थी। ये सारी चीज़ें ठेले गाड़ियों पर या ऊँटों तथा हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाई जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल तथा तुरही बजाते हुए चलते रहते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़ तथा फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सकें, पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिलों में जुते बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते हैं, पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। आइए अब हम जानते हैं इस जानकारी को जो इस बॉक्स में दी गई है, जिसका शीर्षक है अन्यत्र। मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन थे, जो घुमक्कड़ कबीले होते थे। ये मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित होते थे, क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकता है। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की थी। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना है। इनके बाद सभी को समान माना गया है। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश दिया गया है। मुसलमान स्त्रियों और पुरुषों के लिए, विश्वास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, भक्त स्त्रियों और पुरुषों के लिए, सच्चे स्त्रियों और पुरुषों के लिए, धैर्यवान और स्थिर मन के स्त्रियों और पुरुषों के लिए,
दान देने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, उपवास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अपनी पवित्रता बनाए रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अल्लाह को हमेशा याद करने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अल्लाह ने इन सब के लिए ही क्षमा और पुरस्कार रखा है। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले से ही परिचित थे, अब अपने साथ इस नए धर्म को भी ले आए। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले यानी 1300 वर्ष पूर्व सिंध, जो कि आज के पाकिस्तान है, उसको जीत लिया था। इसके बाद इस अध्याय के कुछ उपयोगी शब्दों की अगर मैं बात करूं तो प्रशस्ति, आर्यावर्त, दक्षिणापथ, वंशावली, आनुवांशिक पदाधिकारी, सामंत, सभा और नगरम जैसे शब्द इसमें आए हैं, जिनका अर्थ मैंने आपको बताया है। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियों की जो यहाँ पर दी हुई हैं। तो इसे देखेंगे। गुप्त वंश की शुरुआत आज से 1700 वर्ष पहले हुई और हर्षवर्धन के शासन की अगर हम बात करें तो यह 1400 साल पहले यानी 1400 वर्ष पहले की बात है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह अध्याय आपको यह वीडियो के माध्यम से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो मेरी यह अपेक्षा है आप लोगों से कि आप ज़रूर इसे अपने मित्रों, साथियों, परिजनों के साथ साझा करेंगे, सहपाठियों के साथ साझा करेंगे, शेयर करेंगे इस वीडियो की लिंक को, और जल्द ही हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।